We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 6 साल गुजर गए थे इस स्पीच को, लेकिन नासा ने अब तक कोई अटेम्प्ट नहीं किया था मून के लिए। बट फिर आया वो दिन। आज है 20 जुलाई 2025, यानी आज से एग्जैक्ट 56 साल पहले इंसान चांद पर भी थे। लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी 1962 में, जब कैनेडी ने मून पर जाने का गोल रखा। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. तब तक नासा सिर्फ अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर पाया था। मर्करी मिशंस ने हमें स्पेस फ्लाइट का पहला टेस्ट दिया। जेमिनाई मिशंस ने सिखाया कैसे 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मिलते हैं, कैसे एक एस्ट्रोनॉट वैक्यूम में जिंदा रह सकता है और कैसे एक ऑब्जेक्ट को मून ऑर्बिट में कंट्रोल किया जा सकता है। पर अपोलो वो अलग था। ये मिशन अर्थ ऑर्बिट से काफी आगे जाने वाला था। नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वैसे क्या आपको पता है, 1967 में एक गलती की वजह से आज हम सब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं। अगर वो गलती नहीं होती तो आज हम गस ग्रिसम को जानते, जो पहले इंसान होते चांद पर कदम रखने वाले। अगर आपको जानना है वो गलती क्या थी, तो इस आई बटन पर क्लिक करें या वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। आर्मस्ट्रॉन्ग एक टेस्ट पायलट थे, शांत, फोकस्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए परफेक्ट। जेमिनाई 8 के दौरान उनका स्पेसक्राफ्ट अनकंट्रोलेबली घूमने लगा था। सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग ने मिशन को बचा लिया। नासा के लोगों ने उस मोमेंट के बाद उन्हें एक ही टाइटल दिया, कोल्ड ब्लडेड कमांडर। उन्हें मून पर पहला कदम रखने का मौका मिला। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग कभी स्पॉटलाइट में नहीं जीना चाहते थे। उनका गोल था काम खामोशी से करना और काम से आवाज बनाना। दूसरे एस्ट्रोनॉट थे बज ऑल्ड्रिन, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जो MIT से डॉक्टरेट होल्डर थे। जेमिनाई 12 के दौरान उन्होंने स्पेसवॉक को एक सिस्टमैटिक टेक्निक बना दिया। नासा में उन्हें नाम दिया गया डॉक्टर रॉनडेवो। मून पर दूसरा कदम उन्होंने रखा। लेकिन अपोलो 11 का साइंटिफिक मिशन सक्सेस लार्जली उनकी वजह से हुआ। ऑल्ड्रिन हर एक्सपेरिमेंट में प्रिसिशन लेकर आए। तीसरे एस्ट्रोनॉट थे माइकल कॉलिंस, जिन्होंने मून पर कदम तो नहीं रखा, लेकिन बिना उनके आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन वापस नहीं आ पाते। उनका काम था कमांड मॉड्यूल को मून के ऑर्बिट में संभालना 21 घंटे तक। जब दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स मून पर थे, जब उनका स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे चला जाता, तो पूरी दुनिया के साथ उनका कांटेक्ट भी टूट जाता। 48 मिनट की टोटल तन्हाई। कॉलिंस के पास स्पॉटलाइट नहीं थी, लेकिन उनके बिना मिशन इनकम्प्लीट था। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के नहीं, पूरी इंसानियत के रिप्रेजेंटेटिव बन चुके थे। हर एक का रोल अलग था, लेकिन मिशन एक ही था, टेक मैनकाइंड बियॉन्ड अर्थ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। We are go for a mission to the moon at this time. Engines on. 5, 4, 3, 2. सिर्फ 2 महीने बचे थे नासा के अल्टीमेट ड्रीम के लिए, और उससे पहले भेजा गया एक मिशन अपोलो 10। 18 मई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा, टॉम स्टाफोर्ड, जॉन यंग और जीन सर्नेन। उनका काम था बस एक चीज, मून पर लैंड करना नहीं, लैंड करने की रिहर्सल करना, बिना उतरे वापस आना। मिशन के दौरान ल्यूनर मॉड्यूल स्नूपी मून के इतने करीब गया कि बस 15 किलोमीटर नीचे मून का सरफेस था। इतने करीब कि उन्होंने अपने नीचे चांद के क्रेटर्स तक देख लिए थे, लेकिन लैंडिंग अलाउड नहीं थी।
क्योंकि मॉड्यूल फुली टेस्ट नहीं था और एक छोटी सी गलती अपोलो 1 जैसी ट्रेजेडी को दोहरा सकती थी। उस वक्त ये एस्ट्रोनॉट्स हमसे 3 लाख किलोमीटर यानी 1 लाइट सेकेंड्स दूर थे। उनका बोला हुआ एक शब्द तकरीबन 1 सेकंड बाद जमीन तक पहुंचता। जीन सर्नन ने कहा था, "We were that close. We saw the landing site. But it wasn't our job to land. It was our job to make sure others could." अपोलो ने नासा को वो कॉन्फिडेंस दिया जो अपोलो 11 के लिए चाहिए था। हर ट्रेजेक्ट्री, हर कमांड, हर एरर मार्जिन टेस्ट हुआ। यह मिशन था एक रिहर्सल, एक मॉक ड्रिल जिसमें पूरी दुनिया का सपना दाव पर था। और जब अपोलो 10 सेफ वापस लौटा, तब नासा के पास वो एक आखिरी ग्रीन सिग्नल था जिससे वो कह सके, अब हम चांद पर उतरने के लिए रेडी हैं। 16 जुलाई 1969 सुबह का वक्त था, लेकिन नासा के कॉरिडोर्स में रात से ज्यादा सन्नाटा था। दिन की शुरुआत हुई एक ब्रेकफास्ट के साथ। आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस ने नासा के प्रोटोकॉल के हिसाब से हाई प्रोटीन मील लिया। ये उनका लास्ट मील ऑन अर्थ था। 4:15 AM पर एस्ट्रोनॉट्स ने व्हाइट सूट्स पहने। फिर वो मोमेंट आया जब वो एयरस्ट्रीम एस्ट्रोवैन में बैठकर लॉन्च पैड 39A के लिए निकले। बाहर लोग उन्हें देख रहे थे जैसे किसी मिशन के हीरोज हो। जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने एलिवेटर में कदम रखा तो उनके नीचे था सैटर्न वी रॉकेट, 360 फीट का जायंट, जो 7.6 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट के साथ स्पेस में उन्हें फेंकने वाला था। नासा ने 500 से ज्यादा सिस्टम चेक्स के बाद ग्रीन सिग्नल दिया और 9:32 AM पर दुनिया ने देखा। रॉकेट ने जमीन छोड़ी और 3 लोग इंसानियत के नाम पर एक स्टोन एज से स्पेस एज तक का सफर लेकर ऊपर जा रहे थे। अपोलो 11 ने अर्थ ऑर्बिट छोड़ दिया था। अगला टारगेट चांद से टकराना नहीं, उसके ऑर्बिट में सेफली घुसना। 3 दिन का सफर था और स्पेसक्राफ्ट लगभग 1,84,000 किलोमीटर दूर चला गया था जमीन से। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में थे जब नेल आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में उतरने के लिए अलग हुए। मून के ऊपर 110 किलोमीटर की ऑर्बिट में घुसने के बाद लूनर मॉड्यूल का डेसेंट शुरू हुआ, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं था। रडार लॉक में ग्लिच हुआ। नासा के इंजीनियर्स 15 सेकंड के अंदर डिसाइड नहीं करते तो अबॉर्ट हो जाता। और जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि जहां उतरना था वहां बोल्डर्स थे, तो उन्होंने मैनुअल कंट्रोल ले लिया। ईगल सिर्फ 30 सेकंड्स का फ्यूल लेकर हवा में था। पूरा मिशन कंट्रोल का क्रू थमा हुआ था। एक गलती और मिशन क्रैश। आर्मस्ट्रॉन्ग साइलेंटली एक फ्लैट जगह ढूंढ रहे थे और फिर सिग्नल मिला। Tranquility Base here. The Eagle has landed. एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक सिग्नल थी वहां के लिए, लेकिन जमीन पे लोगों के लिए वो हिस्ट्री थी। नासा के कंट्रोल रूम में लोग रो रहे थे, तालियां बज रही थी और दुनिया ने महसूस किया कि इंसान ने चांद को सिर्फ देखा नहीं, अब छू लिया था। 20 जुलाई 1969, 102 घंटे हो चुके थे मिशन को शुरू हुए। अपोलो 11 का ल्यूनर मॉड्यूल सेफली मून की सरफेस पर लैंड कर चुका था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना हेलमेट एडजस्ट किया, सिस्टम चेक कंप्लीट किया और हैच खोला। लैडर के लास्ट स्टेप तक आके आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा। That's one small step for man, one giant leap for mankind. मून की सरफेस पर पहला ह्यूमन फुटप्रिंट पड़ चुका था और ये मोमेंट लाइव टेलीकास्ट में दुनिया भर के स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद बस ऑल्ड्रिन भी उतरते हैं और तब ली गई एक तस्वीर दुनिया की सबसे फेमस स्पेस फोटो बन गई। बस स्टैंडिंग ऑन द मून फुल गियर में और जमीन पर उनके फ्रेश फुटप्रिंट्स। बट सबसे स्पेशल डिटेल, उनके हेलमेट के वाइजर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का रिफ्लेक्शन, एक परफेक्ट मिरर शॉट। नील कैमरा हाथ में लिए तस्वीर ले रहे थे। आयरनी ये थी, जो पहला इंसान मून पर गया उसकी खुद की तस्वीर बहुत कम थी। फ्लैग इंस्टॉल किया गया, एक प्लेग भी लगाया गया जिसमें लिखा था, वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। टोटल 21.5 kg के मून रॉक्स इकट्ठा किए गए
कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज थी वहां से ली गई तस्वीरें, रियल प्रूफ कि ह्यूमंस रियली मेड इट। और फिर आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चांद की खामोशी में अर्थ की तरफ देखा। वो ब्लू प्लैनेट दूर कहीं शाइन कर रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ घर नहीं था, वो स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा था। मून वॉक कंप्लीट हो चुका था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ल्यूनर मॉड्यूल के अंदर वापस आए। ल्यूनर मॉड्यूल का असेंट स्टेज इग्नाइट होता है और चांद की सरफेस से लिफ्ट ऑफ होता है। ल्यूनर मॉड्यूल फिर से मून के ऑर्बिट में जाकर कोलंबिया से डॉक करता है, जिसमें माइकल कॉलिंस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। डॉकिंग सक्सेसफुल होती है। एस्ट्रोनॉट्स ल्यूनर सैंपल्स लेकर कोलंबिया में शिफ्ट होते हैं। मिशन का अगला फेज स्टार्ट होता है, री एंट्री। अर्थ की तरफ वापस आते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होती है 40,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। 24 जुलाई 1969 को पैसिफिक ओशन में स्पेसक्राफ्ट स्प्लैश डाउन करता है। रिकवरी टीम तुरंत पहुंचती है। वो मोमेंट जब एस्ट्रोनॉट्स ने ओशन सरफेस के ऊपर अपना हैच खोला, वर्ल्ड के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ था। पर मिशन यही खत्म नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटाइन में रखा गया, क्योंकि नासा श्योर नहीं थी कि मून से कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना आया हो। 21 दिन तक उन्हें एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया, और जब वो फाइनली निकले तो दुनिया ने सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं देखे, रियल लाइफ लेजेंड्स देखे। 24 जुलाई 1969 को जब आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस सेफली वापस आए, तब ये सिर्फ नासा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। पहली बार इंसान ने किसी दूसरी दुनिया को छू लिया था। चांद जिसे हम सिर्फ देखा करते थे, अब वो एक डेस्टिनेशन बन चुका था। और जो लोग इस मिशन का हिस्सा थे, जेएफके ने 1962 में जो प्रॉमिस दिया था, नासा ने उसे सिर्फ पूरा नहीं किया, एक्सीड भी किया। अपोलो 11 के बाद 6 और मून मिशंस गए, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग का कदम सबसे पहला था, सबसे अहम था। आज 56 साल बाद यह कहानी सिर्फ एक याद नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी है। अगर उन्होंने 1969 में मून पर कदम रखा था, जो फ्लेम आर्मस्ट्रॉन्ग ने इग्नाइट की थी, वो आज भी जल रही है हर उस इंसान के दिल में जो स्काई के पार सोचना जानता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखकर बताओ, अगर तुम 1969 में होते तो क्या तुम भी जाना चाहते मून पर? और अगर तुम भी स्पेस के दीवाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ स्पेस के बारे में नहीं, स्पेस के लिए जीने वालों के लिए बना है। स्टे क्यूरियस, स्टे लिमिटलेस। एरो साइंस,